कक्षा 12 में हम लोग जो पाठ पढ़ेंगे वो है अध्याय 9। उस पाठ का नाम है उपसंयोजी यौगिकों का रसायन। उपसंयोजी यौगिकों का रसायन। और इसमें इस पाठ से एक ही प्रश्न आएगा, वो भी कितना नंबर का रहेगा? 3 नंबर का। इस नाम से इस पाठ में हम 3 नंबर के लायक क्वेश्चन पर ज्यादा ध्यान देंगे, निबंधात्मक प्रश्न को समझेंगे, हो सके टुकड़े में छोटे छोटे टुकड़े में आकर के 3 नंबर में आकर। इस नाम से ये पाठ बहुत महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले आप लोग को बता दूं मैं, उपसंयोजी ये जो शब्द है इसे जटिल यौगिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जटिल यौगिकों का रसायन भी कहते हैं, या इसे समन्वयन यौगिक भी कहते हैं। ध्यान दो, या इसे संकुल यौगिक भी कहते हैं। ये संकुल यौगिक ये सब हिंदी नाम है। उपसंयोजी यौगिक, जटिल यौगिक, संकुल यौगिक और समन्वयन यौगिक। इंग्लिश में इसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन। मतलब उपसंयोजी अकम्पाउंड माने यौगिक, समन्वयन यौगिक या उपसंयोजी यौगिक को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी कहते हैं, और जटिल या संकुल को कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी कहते हैं। ये सुना गया? तो एक पाठ का ही नाम कई है, तो इसमें आप लोग कंफ्यूज नहीं रहोगे, ध्यान दोगे, सब एक ही चीज है। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग ये संकुल जटिल है क्या। पाठ का जो शीर्षक है उसका अर्थ क्या है ये देखोगे आप लोग। इसमें समझेंगे हम लोग कि इसके पहले जो अध्याय 8 पढ़ाया था उसमें क्या पढ़े थे हम लोग? प्रायः संक्रमण तत्वों में संकुल बनाने की प्रवृत्ति होती है। देखो संकुल शब्द वहां पर आ गया, अथवा संक्रमण तत्व में उपसंयोजी यौगिक बनाने का गुण होता है। ये अध्याय 8 में उपसंयोजी या संकुल या जटिल शब्द आ चुका है। प्रवृत्ति होती है और जिन्हें सामान्य रूप से क्या कहते हैं? संकुल कहते हैं। मतलब इसमें धातु परमाणु ऋण आयन या उदासीन परमाणुओं से क्या होता है? चारों ओर से घिरा रहता है। जैसे धातु हो गई कॉपर, तो ये चारों ओर से या तो उदासीन अणु से या ऋण आयन से घिरा रहता है। क्या कहलाता है? जटिल यौगिक कहलाता है। और आधुनिक शब्दावली में आजकल इसी को कहते हैं उपसंयोजी यौगिक। और उपसंयोजी यौगिकों का अध्ययन करने वाले जो रसायन है उसे कहते हैं उपसंयोजी रसायन या समन्वयन रसायन। ये केमिस्ट्री का एक पार्ट्स है। अब इसमें आप लोग देखोगे क्या उदाहरण में कहाँ पर देखोगे जटिल यौगिक, तो आप लोग सुने होंगे क्लोरोफिल। पेड़ पौधे में हरे पत्ते हरे जो होता है क्लोरोफिल। या सुने आप लोगों ने हीमोग्लोबिन, ये रुधिर में होता है, इसी का रुधिर लाल रंग होता है। या फिर सुने होंगे विटामिन 12। ये सब जटिल यौगिक है, ये सब उपसंयोजी यौगिक है। और ये क्लोरोफिल में मुख्य जो रूप से होता है केंद्रीय परमाणु धातु परमाणु होता है मैग्नीशियम, और हीमोग्लोबिन में होता है मुख्य रूप से आयरन, और विटामिन 12 में मुख्य रूप से होता है कोबाल्ट। कौन सा तत्व है? CO कोबाल्ट।
तो क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन और विटामिन 12 मैग्नीशियम, आयरन तथा कोबाल्ट का जटिल यौगिक है। क्लोरोफिल मैग्नीशियम का जटिल यौगिक है, हीमोग्लोबिन आयरन का जटिल यौगिक है और विटामिन B12, पूरा इसका नाम है विटामिन B12, एक इसका जटिल यौगिक है, इसका उपसर्ग यौगिक है कोबाल्ट का। तो इस प्रकार से ये आपका परिभाषा देखें और इससे सरल और देखेंगे हम लोग। आप लोग लवण पढ़े होंगे, आप लोग साल्ट जिसको कहते हैं, ठीक है, ये लवण हो गया। लवण की सीधा परिभाषा छोटे कक्षे के अनुसार अम्ल तथा क्षार आपस में क्रिया करके लवण तथा पानी बनाता है। इस क्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। जैसे ये अम्ल है HCl और ये क्षार है NaOH, क्रिया करेगा NaCl बनाएगा और H2O बनाएगा। तो ये अम्ल हो गया एसिड, ये बेस हो गया क्षार, ये लवण हो गया साल्ट, ये हो गया पानी वाटर, ठीक है। तो अम्ल क्षार क्रिया करके लवण बनाया। तो लवण में इस लवण को कहते हैं साधारण लवण। क्या कहते हैं? साधारण लवण। कैसे कहेंगे? ये NaCl है, जल में डाल दोगे, पानी में घोल दोगे तो ये दो आयन में टूट जाएगा, सोडियम धन आयन, क्लोराइड ऋण आयन। तो वह लवण जिसको जल या किसी विलायक में घोलने पर सामान्यतः दो आयन में विभक्त हो जाए आसानी से, उसे कहेंगे वो साधारण लवण। दूसरा होता है द्विक लवण। क्या? द्विक लवण। द्विक लवण को इंग्लिश में क्या? द्विक मतलब दो, डबल साल्ट। तो ये द्विक लवण क्या है, इसको देखोगे आप लोग, ये आप लोग सुने होंगे फिटकरी, सुने ना? फिटकरी को कहते हैं एलम। क्या कहते हैं? एलम। सूत्र देखेंगे तो K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस इंटू 24 H2O, ठीक। तो ये फिटकरी है, इसे जल या किसी विलायक में हम लोग जब घोलेंगे, इसको जल या किसी विलायक में घोलेंगे तो ये दो लवण में टूट जाएगा, K2SO4 प्लस Al2SO4 होल थ्राइस। जल में घोलने से ये दो लवण में टूटा, आयन में नहीं, दो लवण में टूटा। इसी नाम से फिटकरी क्या है? द्विक लवण, डबल साल्ट है। मोहर लवण भी सुने हो आप लोग, फेरस अमोनियम सल्फेट, वो भी क्या है? द्विक लवण है। तो पहले साधारण लवण में क्या देखें हम लोग? जल या किसी विलायक में घोलने पर सामान्यतः दो आयन में विभक्त हो जाता है। द्विक लवण में क्या देखिए? ऐसा लवण जिसको जल या किसी विलायक में घोलने पर दो लवण में विभक्त हो जाता है, ये द्विक लवण हो गया। और तीसरा देखेंगे वो है जटिल लवण। क्या देखेंगे? जटिल, इसी को कई नाम बताया आपको मैं, संकुल, इसी को समन्वयन और इसी को उपसंयोजी, ठीक है। ये सब एक ही चीज है, एक ही नाम है लवण। ये जैसे उदाहरण देखेंगे K4FeCN6, ये जटिल लवण किसे कहेंगे? वह लवण जिसको जल या किसी अन्य विलायक में विलय करने पर इसमें बदल जाता है इस प्रकार से, दो आयन में बदल गया, एक पोटेशियम धन आयन, एक फेरोसाइनाइड ऋण आयन। क्या नाम है इसका? फेरोसाइनाइड, इसका नाम है पोटेशियम फेरोसाइनाइड। ये जो फेरोसाइनाइड है यही कहलाता है संकुल आयन, ठीक। तो जल या विलायक में घोलने पर जो संकुल आयन बनाता है उसे ही कहेंगे हम
संकुल लवण या जटिल लवण। वह लवण जो आयनन पर संकुल आयन बनाता है वो कहलाता है जटिल लवण या फिर संकुल लवण। इस चीज को आप लोग ध्यान दोगे। दूसरा इसमें आप लोग देखोगे कि जो जल या किसी विलायक में घुले जाने पर भी अपनी पहचान बनाए रखता है, अपनी पहचान बनाए रखता है, अर्थात इनके गुण, किसके गुण, इस जटिल लवण के गुण, इस जटिल आयन के गुण अपने अवयवी आयनों से सदा भिन्न रहता है। ये फेरोसाइनाइन संकुल आयन बना जो है, इसका गुण अपने अवयवी आयन जिससे बना है इसके गुण से सदा भिन्न रहेगा। वो क्या कहलाएगा, संकुल आयन या जटिल आयन, यौगिक को जटिल यौगिक। आपको भी पूछे कि फिटकरी जैसे देखे हम H2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस, ये 24H2 पानी है। ये जब टूटा पानी में घोलने पर तो पोटेशियम सल्फेट और एल्युमिनियम सल्फेट ये बना ना, दो बना। तो पोटेशियम सल्फेट के गुण और एल्युमिनियम सल्फेट के गुण अपने अवयवी लवण के समान थे, परंतु यहाँ पर क्या देखे आप लोग, अपने अवयवी लवण से उसके गुण भिन्न है। यहाँ तक आप समझ में आ गया आप लोग को। तो अब हम लोग देखेंगे परिभाषा और उदाहरण और प्रकार क्लियर करने के बाद देखेंगे संकुलों के प्रकार। क्या देखेंगे, संकुलों के प्रकार या जटिलों के प्रकार। ये 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। पहला जो संकुल होता है वो होता है धनायनिक संकुल। क्या होता है, धनायनिक संकुल। शब्द से स्पष्ट हो रहा है कि ऐसे संकुल आयन जिसमें धन आवेश होता है, ऐसे जटिल आयन जिसमें क्या होता है, धन आवेश होता है। उदाहरण देख सकते हो आप, ये हेक्सा कोबाल्ट 3 आयन। तो इस जटिल आयन में कौन सा आयन हुआ, प्लस आयन हुआ। तो ऐसा जटिल आयन जिसमें धन आवेश हो क्या कहलाएगा, धनायनिक आयन। और दूसरा देखोगे आप लोग ऋण आयनिक आयन, ये Fe6 ये माइनस। अब क्या बोलोगे इसको, ये छोटा क्वेश्चन है ना, कार्बन में है कि ऐसा जटिल आयन जिसमें ऋण आवेश हो, क्या हो, ऋण आयनिक आयन कहलाएगा। ऋण आवेश हो तो ऋणायनिक, धन आवेश हो तो धनायनिक। और तीसरा इसका प्रकार है उदासीन संकुल। धन आयनिक संकुल, ऋण आयनिक संकुल और उदासीन संकुल। उदासीन संकुल में आप लोग देख सकते हो ये निकिल, टेट्राकार्बोनिल निकिल, टेट्राकार्बोनिल निकिल इसका नाम है। आगे देखेंगे समझेंगे इसको। इसमें न तो धन है न तो ऋण है, तो क्या होगा, उदासीन। इस प्रकार संकुलों के प्रकार को समझेंगे। 3 प्रकार, धनायनिक संकुल, ऋणायनिक संकुल और उदासीन संकुल। इस प्रकार से आज हम उपसहसंयोजी रसायन की परिभाषा, उपसहसंयोजी यौगिक की परिभाषा, उनके उदाहरण, उनके प्रकार देखें। अब इसके आगे हम देखेंगे उपसहसंयोजी यौगिकों में आने वाले कुछ मूलभूत शब्दों का अर्थ। तो नेक्स्ट पीरियड में हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू।